एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे या पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ 25 किलोवोल्ट एसी सिस्टम के बारे में कि जो 25 किलोवोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाई वोल्टेज, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि उन सारे डिसएडवांटेज को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या उसे अगर हमें एलिमिनेट करना होगा तो हम किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप नॉर्मली समझ लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि 3 फेज सप्लाई सिस्टम को आप ला रहे हैं, है ना, और 3 फेज में आपको तीनों फेज को तो यूज करना नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो आपको सिंगल फेज यूज करना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज एसी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगल फेज यूज करना है, उसमें भी हम लोग 25 किलोवोल्ट यूज़ करते हैं। तो जब आप सिंगल फेज की बात करते हैं और 3 फेज सबस्टेशन तक आता है, तो जो 3 फेज वाला कहानी है, मतलब सबस्टेशन के पहले की बात अगर किया जाए, देखिए कुछ इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए कि एक फेज हो गया आपका, ये 3 फेज हो गया, और बीच में आपने कहीं पे एक सबस्टेशन बनाया, इसी में आपका एक ट्रांसफार्मर बना हुआ होगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ है। यहाँ तो आप सिंगल फेज ले रहे हैं, तो इसमें से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कोई आपको ये दो ही कनेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, सिर्फ दो ही कनेक्ट कर रहे हैं। और इधर से आप एक ट्रैक में कनेक्ट कर देते हैं, एक ट्रैक में कनेक्ट होता है और दूसरा आपका ओवरहेड में कनेक्ट होता है, ठीक है। एक तो आपका ट्रैक में कनेक्ट होता है और दूसरा आपका ओवरहेड में कनेक्ट होता है। तो इसके वजह से देखिए ये वाला तो बच गया, सिर्फ इसी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अनबैलेंसिंग कहने का मतलब जो करंट है वह भी हमारा बैलेंस नहीं रह पाता है, मतलब हमारा बराबर होना चाहिए, वोल्टेज बराबर होना चाहिए, करंट फेज शिफ्ट जो होता है 120 डिग्री का वह भी हमारे पास बराबर होना चाहिए। तो सिंगल फेजिंग के कारण हमारा इस पे प्रभाव पड़ने लगता है। ये जो 3 फेज आपने यूज किया है इस पे भी प्रभाव पड़ने लगता है अगर आप सिंगल फेज यूज कर रहे हैं। तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं यह भी समझ लीजिए। जो जनरेटिंग स्टेशन में आपने अल्टरनेटर यूज किया है, इस अनबैलेंसिंग के कारण जो 3 फेज है सिस्टम है, उसमें आप जो सिंगल फेज कनेक्ट करके रखे हैं, तो उसमें अनबैलेंसिंग के कारण जो होता है वह जो आप अल्टरनेटर यूज करते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होने लगता है, और जिसके कारण से कि अल्टरनेटर भी आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। दूसरा एक और रीजन कह सकते हैं कि जैसे आप लोग ये मास्ट बनाते हैं, ठीक है, एक जो पोल बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, इस पे आप लोग ओवरहेड वायर को आप कुछ इस तरह से ले जाते हैं। आप देखते होंगे अगर ऐसे सिचुएशन में भी कि इसी मास्ट के नीचे से, मतलब इसी मास्ट के ऊपर आप ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर भी ले रहे हैं, इसी मास्ट के ऊपर आप जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन को भी आप बिछाए हुए हैं। तो इसके बीच में भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब एक तरह से कहिए कि जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होने लगता है। तो यह भी हमारे लिए एक क्या है, डिसएडवांटेज ही है। तो दोनों आप कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में भी हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडक्शन इफेक्ट कह लीजिए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, उस दोनों के वजह से जो होता है इंटरफेरेंस इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन, वह भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो यह भी हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक। तो मेनली हमारे पास क्या हो गया, करंट अनबैलेंस हो रहा है, वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में। तो ये हमारे लिए क्या होता है, 25 किलो वोल्ट का डिसएडवांटेज है। इसको हम लोग खत्म करते हैं। खत्म कैसे करते हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए, एसी सिस्टम हैज फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स। कुछ निम्नतः इसके साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स मतलब कुछ खराबी है इसके अंदर, जो कि क्या है, अनबैलेंस इम्पोज्ड ऑन द पावर सप्लाई सिस्टम। अनबैलेंसिंग होता है, अनबैलेंसिंग मतलब वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है या फिर करंट अनबैलेंस हो जाता है, दोनों इक्वल नहीं रह पाता है, उसकी बात किया जा रहा है। एंड इंटरफेरेंस विद टेलीकम्युनिकेशन सर्किट, और जो टेलीकम्युनिकेशन सर्किट है उसमें इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। बोथ ऑफ द साइड इफेक्ट्स कैन नॉट बी इलिमिनेटेड, but by taking necessary precaution both of these side effects can be minimized। कहने की बात है कि इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो इसका खराबी है, जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन लाइन में, या फिर जो अनबैलेंसिंग हो रहा है वोल्टेज का या फिर करंट का, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। कहा कि ये बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस चीज को घटाया जा सकता है, रिड्यूस्ड किया जाता है, ठीक ना, कम कर दिया जाता है। कैसे कम करेंगे उसका भी कुछ कुछ है, आपको मैं बताता हूं कैसे कम किया जा सकता है। सिंगल फेज ट्रैक्शन लोड प्रोड्यूसेस बोथ करंट एंड वोल्टेज अनबैलेंस। जो सिंगल फेजिंग यूज करते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी 3 फेज होता है उसमें, तो आप बराबर कह सकते हो वहां पे अनबैलेंसिंग होने का पॉसिबिलिटी कम रहेगा। लेकिन उस 3 फेज से जैसे ही आप सिंगल फेज कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें से आपका एक कंडक्टर तो आपको लीव करना पड़ेगा, है ना। तो उसके कारण से क्या होता है, वोल्टेज और करंट में अनबैलेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब वोल्टेज भी अनबैलेंस हो जाता है और करंट भी अनबैलेंस हो जाता है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। करंट अनबैलेंस्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड हीटिंग। करंट के अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है, हीटिंग प्रोड्यूस होता है इन द अल्टरनेटर्स सप्लाइंग पावर टू द नेटवर्क and voltage unbalance causing heating in the induction motor connected to the system। मैंने बोला था अगर करंट अनबैलेंस हो रहा है, 3 फेज जो आपने सिस्टम यूज किया है उसमें अगर किसी प्रकार का अनबैलेंसिंग हो रहा है, कहने का मतलब अगर करंट अनबैलेंस हो रहा है, तो जनरेटिंग स्टेशन में जो आपने अल्टरनेटर का यूज किया है ना, जो जनरेटिंग स्टेशन में आपका अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर में हीटिंग प्रोड्यूस होने लगेगा। समझ रहे बात को। और अगर अधिक हीटिंग होता है तो इंसुलेशन फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, लॉसेस जो होता है, हीटिंग लॉसेस भी बढ़ने लगेगा कह लीजिए, ठीक है ना। और अधिक टेम्परेचर बढ़ा, अधिक हीटिंग होता है, इंसुलेशन डैमेज होगा, तो पूरे के पूरे अल्टरनेटर डैमेज होने के या फॉल्टी होने के पॉसिबिलिटी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं वोल्टेज अनबैलेंसिंग की, तो अगर मान लिया जाए कि वोल्टेज अनबैलेंस होता है, अगर वोल्टेज अनबैलेंस होता है तो जो इंडक्शन मोटर या जो मोटर आप यूज कर रहे होते हैं ट्रैक्शन लोकोमोटिव में, उसमें भी आपका फिर हीटिंग प्रोड्यूस होने लगता है या उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से कि हमारा जो मोटर यूज करना हुआ या जो मोटर आप लोकोमोटिव सिस्टम में यूज कर रहे हैं वह भी डैमेज होने मतलब डैमेज होने का उसका भी पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके भी फॉल्ट या उसमें जो फॉल्ट होंगे उसके होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। इसी अनबैलेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशन लेकर के या कुछ कह लीजिए कि स्टेप्स को फॉलो करके हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को लगा करके या फिर कुछ अलग प्रोसेस अपना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका बाय फॉलोइंग स्टेप में, पहला है बाय टैपिंग ऑफ अ पावर सप्लाई फ्रॉम सब स्टेशंस एट अ वेरी हाई वोल्टेज विच इज इनवेरिएबली एट 132 किलोवोल्ट और 110 किलोवोल्ट। ध्यान दीजिएगा, आपको भी पता है कि इन टर्म ऑफ पावर की बात करें तो वोल्टेज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। यहाँ तक वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर हाई वोल्टेज आप यूज कर रहे हैं तो करंट आपका क्या होगा, कम होगा, तो अनबैलेंस भी करंट का क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो हम वोल्टेज यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वह वोल्टेज अगर हम हाई वोल्टेज यूज करें तो उसके कारण से भी करंट का अनबैलेंसिंग जो होगा वह कम होगा, ना कि खत्म होगा या कि ना होगा, ठीक है ना। अनबैलेंसिंग तो होगा लेकिन क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहा जाता है जो वोल्टेज हम यूज करते हैं वेरी हाई वोल्टेज पे, जो कि कितने पे होता है, तो 132 किलो वोल्ट से लेकर के 110 किलो वोल्ट आप यूज कर सकते हैं। इससे अधिक भी रिक्वायर्ड पड़े तो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। 220 भी यूज होता है, ऐसा नहीं यूज होता है। आगे देखते हैं द ट्रैक्शन लोड की बात किया जाए, द ट्रैक्शन लोड आर बैलेंस्ड इक्वली on all the 3 phase by connecting different substations across phase in rotation, that is RY, YB and BR। देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि आप अगर यूज कर रहे हैं, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास ये एक फेज हुआ और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, R, Y और B। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब स्टेशन होगा, आप 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आप अलग अलग सब स्टेशन यूज कर रहे हैं। तो सब स्टेशन जो होगा, कौन सा सब स्टेशन, ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन यूज कर रहे हैं। और ट्रैक्शन सब स्टेशन में आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर यूज कर लिए और दूसरा ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे यूज किए, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा दैट आइदर में भी 50 to 80 किलोमीटर्स के आसपास होगा। क्लियर है ना? तो ये सिंगल फेज है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ आर फेज को कनेक्ट किए और दूसरा वाई को किए। यहाँ पे क्या हो गया, बी वाला टर्मिनल तो हमारा छूट गया, इसके कारण भी अनबैलेंसिंग होगा। तो अब जब दूसरा सब स्टेशन में हमें सिंगल फेज में फीड करना होगा तो हम क्या करेंगे, Y को ले लीजिए और B को ले लीजिए, ये सही है। ठीक है, R Y हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये R और Y से फीड किए, यहाँ Y और B से फीड किए, फिर तीसरा आएगा तो B और R से आप फीड कीजिए। तो इसमें भी आप देखिएगा कि जो लोड होगा वो बैलेंस होगा। मतलब यहाँ आर वाई से ले रहे हो तो दूसरा में ऐसा नहीं है कि आर वाई से ही कर दिए, फिर तो एक ही पे लोड बढ़ जाएगा, है ना, एक ही पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा, फिर अनबैलेंस होना ही होना है। तो हम क्या किए, पहले में आर वाई लिए तो दूसरा सब स्टेशन में जो हम भेजेंगे वो वाई बी से भेजेंगे, तीसरा में बी आर से भेजेंगे। इस तरह से रोटेशन अगर करते जाते हैं सप्लाई का, ठीक है ना, अगर सप्लाई का रोटेशन अगर इस तरह से होते रहता है तब भी आप कह सकते हैं कि अनबैलेंसिंग होने का पॉसिबिलिटी कम होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो क्लियर है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप डिफरेंट सब स्टेशन को कनेक्ट करते हैं 3 फेज सिस्टम से तो आप रोटेशन में कनेक्ट करें। रोटेशन मतलब फेज रोटेशन, कहने का मतलब है पहले को अगर आर वाई में कर रहे हैं तो दूसरे को आप वाई बी में कीजिए और तीसरे को फिर आप क्या कीजिए, बी और आर से कनेक्ट कीजिए। अगला पॉइंट है आपका, कैपेसिटी ऑफ अ सप्लाई सिस्टम शुड बी हाई। जो सप्लाई सिस्टम का कैपेसिटी होगा, जैसे आप ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे, उसका कैपेसिटी हाई होना चाहिए। जनरली आप देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं, कि जो ट्रैक्शन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर यूज होता है वह 10 MVA का यूज होता है। 10 MVA बोल रहा हूं, अगर आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को तो समझिएगा। 10 MVA या फिर 12.5 MVA बोल रहा हूं, ठीक है, 10 MVA या फिर 12.5 MVA, काफी कैपेसिटी हाई है, ऐसा नहीं है कि ये कम है। जनरली आप सब स्टेशन वगैरह में जाएंगे तो 5 MVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको, 8 MVA का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वहां पे हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 10 MVA यूज कर रहे हैं, 12.5 MVA, 12.5 MVA यूज कर रहे हैं। इसका कैपेसिटी भी क्या हो गया, हाई है। तो वही कहा जा रहा है कि जो सप्लाई सिस्टम हम यूज करते हैं उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ अ of a regional grids would be an ideal supply source for electric traction with a view to eventually interconnecting them to a national grid in India। देखिए, जो लोकल हम लोग जो यूज करेंगे और सप्लाई सिस्टम के लिए जो हम सब स्टेशन बनाएंगे, जिसको कि आप ग्रिड कहते हो, ठीक है, वो सारा आप कह लीजिए हमारा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जो रीजनल ग्रिड आप बनाते हैं, ठीक है, जैसे पावर ग्रिड के बारे में भी आप पढ़िएगा ना, तो उसका भी अपना अपना एक रीजनल ग्रिड है। जैसे इंटरकनेक्टिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन हैं, सब एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप ग्रिड बनाएंगे, रीजनल ग्रिड मतलब हो सकता है मान लिया अलग अलग जोन जो बना हुआ है उसके लिए अलग अलग आप ग्रिड बनाएंगे। सारा ग्रिड जो है क्या होगा, रीजनल ग्रिड सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा और वह जो होगा एक नेशनल ग्रिड कह सकते हैं, उससे भी कनेक्टेड होगा। इससे क्या होगा कि कभी किसी को कम भी हुआ, वोल्टेज वगैरह सप्लाई वगैरह कम होता है तो आप इजीली एक दूसरे से ट्रांसफर करके यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि वोल्टेज अनबैलेंसिंग और करंट अनबैलेंसिंग को कम कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं। इंटरफेरेंस कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इंटरफेरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये कोई पोल है, यहां से आप लेके जा रहे हैं ओवरहेड वायर, है ना, यहां से क्या लेके जा रहे हैं, ओवरहेड वायर, तो इसी के ऊपर से अगर यहां पे आप लेके जा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइन, टेलीकम्युनिकेशन वायर अगर ले जा रहे हैं तो इसके कारण से इस हाई वोल्टेज के कारण जो होता है, इसमें ये जो टेलीकम्युनिकेशन वायर में
कुछ न कुछ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है या डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कभी कभी आवाज़ आता है, कभी कभी घिघिया के आवाज़ आता है, या कभी आवाज़ ही नहीं आता है, या कभी आप फ़ोन करते हैं तो किसी और के पास पकड़ लेता है। कुछ इस प्रकार से दिक्कतें आने लगता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को भी आप देखिएगा। इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, उसके कारण से यह इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हाई वोल्टेज है, वह अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, कुछ न कुछ दायरा रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके वजह से जो होता है टेलीकम्युनिकेशन लाइन में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाता है। आप ऐसे भी कभी देखना ना, कभी भी हाई वोल्टेज लाइन जो जैसे 220 किलो वोल्ट हो गया चाहे 132, उसके नीचे से आप जब गुजरेंगे ना तो मतलब एक अजीब सा साउंड आएगा, हिसिंग साउंड आता है, ठीक है। जब आप पास जाएंगे ना तो आपको शॉक सा फील होगा। तो मतलब उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ रहता है, उसके अंदर अगर जाइएगा तो आपको थोड़ा झटका सा फील होगा। हालांकि आप गए नहीं होंगे, कभी महसूस नहीं किए होंगे, खींचेगा भी मत, ठीक है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो वहां उसके एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है, उस बीच में अगर कुछ आएगा तो डेफिनेटली डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा या इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस जो उसके बीच में दो कंडक्टर आप जो यूज कर रहे हैं उसके बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे जैसे हमने बताया ना कि ये हमारा एक ये है, एक ये है, तो इसके बीच में गैप होने के कारण हमारा क्या है, कैपेसिटेंस फॉर्मेशन हो जाता है ना। कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होगा तो उसके कारण से भी हमारा जो होगा कुछ न कुछ परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इंटरफेरेंस है वह भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आएगा, और उसका जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, ठीक है। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स। इसको अगर कम करना होगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा कहावत है कि जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन लाइन है उसको हम अंडरग्राउंड कर देते हैं, मतलब उसी सेम मास्ट पे या सेम पोल पे हम नहीं डालते हैं। कह सकते हैं कि हम मेटल चेंज कर देते हैं, एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं या लेड सीट यूज कर लेते, कुछ ऐसा है ना। देखो, ऑल द ओपन एरियल कम्युनिकेशन लाइन आर रिप्लेस्ड बाय लेड। जो भी हमारा ओपन एरियल मतलब ओपन टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेड से रिप्लेस कर देते हैं। जो भी कंडक्टर आपने यूज किया उसको आप लेड से रिप्लेस कर दो, और एल्युमिनियम सीटेड अंडरग्राउंडेड केबल, और मतलब एल्युमिनियम सीट आप यूज कर लो, एल्युमिनियम भी यूज करते हैं जो कि सीटेड होगा, उसको आप यूज करके उसको अंडरग्राउंड कर दीजिए, है ना। अंडरग्राउंड कर देने से भी हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। द सीटिंग ऑफ अ केबल इज अर्थड एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल। और साथ साथ में जो सीटिंग किए हुए हैं, जो आप केबल पढ़े हुए ना, उसका अलग अलग पार्ट रहता है, ठीक ना। आर्मर रहता है, फिर उसमें आपका केबल में स्क्रीनिंग करके भी रहता है, पढ़े होंगे उसको। केबल में एक बार आप देखिएगा 6-7 लेयर बने हुए होते हैं, कंडक्टर रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी में हमारा एक सीट भी रहता है, सीटेड भी रहता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, फिर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे हम लोग उसको अर्थड कर देते हैं, ठीक ना। ये भी हो गया। अगला है आपका बाय प्रोवाइडिंग आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर द इंड्यूस्ड वोल्टेज आर रिड्यूस्ड एंड केप्ट बिलो 60 वोल्ट अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। जो हम इसके अलावा और कह सकते हैं कि हम एक आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और उसको रिड्यूस करके मतलब हम लोग 60 वोल्ट के नीचे रखते हैं, है ना। ऑपरेटिंग कंडीशन के टाइम में उसको हम 60 वोल्ट से नीचे करके रखते हैं, ठीक है। अगला और कह सकते हैं कि एक हम बूस्टर ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं एंड रिटर्न कंडक्टर टू सप्रेस्ड इंटरफेरेंस एट अ सोर्स। या तो हम कह लीजिए कि एक बूस्टर ट्रांसफार्मर भी यूज कर लेते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे जब कंपोनेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, या फिर देखेंगे, अगर इसमें संभव होगा तो हम इसी में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। हालांकि है नहीं सिलेबस में, बट देखेंगे, ठीक है। बूस्टर ट्रांसफार्मर आप कह लीजिए ना कि जैसे आप रिटर्निंग कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देते हैं ना, और दूसरा जो है रिटर्निंग कंडक्टर से आप ले लेते हैं, तो हम लोग बूस्टर ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड जो कनेक्ट करते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर से ही कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। आप हर एक बहुत देखते होंगे कि 5, 6, 7 मास्ट के बाद में एक पोल रहता है, उसी पे आपका एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप 1, 2, 3 कुछ ऐसा आपका मास्ट बना हुआ रहता है ना, और किसी मास्ट पे आप ऐसा करके देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सिंगल फेज का, एक आपको उसमें बूसिंग लगा हुआ मिलेगा। यही है बूस्टर ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज वगैरह को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका भी इस्तेमाल करके हम इंटरफेरेंस को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम उसको दबा सकते हैं। समझ में आ रही बात?
क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।